गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कैट में, और सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, वैसे रीजनिंग में भी ये काफी काम आता है, क्योंकि हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी काम आता है काफी। तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक काउंटिंग से, काफी इजी तरीके से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला काफी लेटर स्टेज में यूज करेंगे हम। तो हम साथ साथ इसमें आप पार्टिसिपेट करते जाना, जो जो हम क्वेश्चन पूछेंगे, और जहां भी आपको डाउट हो उस पर तभी कमेंट करते जाना, है ना, बिकॉज इसमें थ्योरी बहुत कम है और डिस्कशन बहुत ज्यादा। तो देखिए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो भी आप काउंटिंग करते हैं वो सब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन। ठीक है, आप जैसे जानते हैं कि एडिशन सबसे आसान ऑपरेटर है मैथ्स का, और अगर हम रिपीटेडली ऐड करते हैं तो वो बन जाते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन, 3 + 3 + 3 + 3, it becomes 3 into 4. Similarly, repeated multiplication becomes exponent, 3 into 3 into 3 into 3, it becomes 3 raised to the power 4. और अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 5 into 4 into 3 into 2 into 1, तो ये बन जाता है 5 फैक्टोरियल। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बिगिनिंग यही है। इसको हम बोलते हैं इट इज काउंटिंग विदाउट मैनुअल काउंटिंग इज नोन एज परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। कुछ भी आप मेथड लगाइए, आप सिमेट्री यूज कीजिए, आप मल्टीप्लीकेशन यूज कीजिए, एक्सपोनेंट आप यूज कीजिए, वो सब परमुटेशन का पार्ट है। इवन कभी कभी मैनुअल काउंटिंग भी परमुटेशन में हमें करनी पड़ती है, और बहुत सारी अलग अलग जगह इसका यूज आता है। जो हमने लिखा है, अरेंजमेंट्स में काम आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो काम आता ही है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसको शुरू करने से पहले हम कुछ आर्टिकल में लूंगा जो बिना फॉर्मूले के हम काउंटिंग करना सीखें। उसमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। एक है पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और इसका दूसरा काउंटर पार्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो कुल मिलाकर हमें मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 90% क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल देना है इन परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है। इफ टू इवेंट्स कैन बी परफॉर्म और इट कैन हैपन इन m ways and n ways इंडिपेंडेंटली। ये भी बड़ा पावरफुल वर्ड है, इंडिपेंडेंटली। पहली इवेंट से अलग दूसरी इवेंट को होने के तरीके हैं n, और वो दोनों अलग अलग हैं। देन टुगेदर दीज इवेंट्स कैन हैपन इन m into n ways। तो अगर दो इवेंट्स हैं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं, एक 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 इवेंट के होने के m तरीके हैं, दूसरी इवेंट के होने के n तरीके हैं, तो दोनों इवेंट एक साथ अगर आप चाहें तो वो m into n वेज में होंगी। मल्टीपल एग्जांपल्स मैं इसके दे सकता हूं। तो पहले में एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो सारी बुक्स में गिवन होता है उससे शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको एक सिटी है ए, और ए से आपको जाना है बी पर, और बी से आपको जाना है सी पर, और सी से आपको जाना है डी पर। ए से डी पर जाने का सीधा रास्ता नहीं है, तो आपको पहले ए से बी पर जाना पड़ेगा, बी के बाद आपको सी पर जाना है, सी के बाद आपको डी पर जाना है। अब क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मेनी वेज आर देयर इन विच यू कैन रीच फ्रॉम ए टू डी। जबकि ए से बी तक जाने के 4 अलग अलग तरीके हैं, बी टू सी जाने के 2 तरीके हैं, सी टू डी जाने के 3 तरीके हैं। तो क्वेश्चन नॉर्मली आता है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ए टू डी कैन बी रीच्ड। अब ए से डी सीधा तो आप जा नहीं सकते, पहले आप ए से बी पर जाएंगे, बी से आप सी पर जाएंगे, सी से आप डी पर जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं ए से बी तक जाने के 4 तरीके। आप कोई भी तरीका यूज करें। बी से सी पर जाने के 2 तरीके इंडिपेंडेंट। जब आप बी से सी की जर्नी शुरू करेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने कौन सा रूट लिया था ए से बी तक आने के लिए। तो यू आर फ्री टू चूज एनी पाथ फ्रॉम बी टू सी, जबकि 2 पाथ आपके पास अवेलेबल है। जब आप सी पर पहुंच गए तो फिर ये कोई नहीं पूछते कि आप सी पर कैसे पहुंचे, लेकिन सी से डी तक जाने के अभी भी 3 तरीके हैं। तो हम क्या कर देंगे, इनटू 3। तो दिस आंसर विल बी 24। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 3 हमने स्टेज बना दी। अगर इसकी 2 ही स्टेज होती तो हम इसको मैन्युअली करके देख सकते हैं। देखिए, मान लिया आपको ए से बी पर जाना है और बी से आपको सी पर जाना है, डी हमने छोड़ दिया पहले। तो ए से बी तक जाने के मान लीजिए 4 वेज है, वही डेटा ले लिया, एंड बी टू सी तक जाने के आपके पास 2 तरीके हैं। और इन 4 तरीकों का नाम है x1, x2, x3, x4। इन 2 तरीकों का नाम है y1 एंड y2। तो आपके देखिए कितने पाथ बन सकते हैं, x1 y1 x1 y2, 2 तो इससे बनेंगे, x2 y1 x2 y2, 2 इससे बनेंगे, x3 y1 x3 y2, 2 इससे बनेंगे, x4 y1 x4 y2, 2 इससे बनेंगे। तो आपको लग रहा होगा तो बिल्कुल ही मैनुअल कैलकुलेशन है। तो ठीक है, ये
करके दिखानी बहुत जरूरी है, ये समझाने के लिए कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं आता। मेरे पास इस चैप्टर की एक अच्छी बुक है, एक रशियन बुक बहुत फेमस, वो ये कहती है कि आपको इसमें एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसको समझना है तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ काउंटिंग से सीखना है पहले, और जब एक स्टेज आप पार कर लें फिर आप फॉर्मूला यूज करना शुरू करें, एनसीआर, एनपीआर एक्सेट्रा। तो इसका आंसर आएगा देयर आर 4 वेज एंड देयर आर 2 वेज, आंसर विल बी 8 वेज। आर वी टेकिंग द वेज टू गो टू एनी प्लेस हाइपोथेटिकली? नहीं, ये क्वेश्चन में गिवन है ही ना, हमने ये गिवन है कि ए टू बी तक जाने के 4 तरीके हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, बी टू सी तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, सी टू डी तक जाने के 3 तरीके हैं। तो ए से डी तक जाने के टोटल कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हुआ। और बहुत सारे एग्जांपल, जैसे एक और इसका एग्जांपल देखिए आप, सिंपल एग्जांपल कि आपके पास 4 टी शर्ट्स हैं, ठीक है, एंड आपके पास 3 जीन्स हैं, और आपकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है कि किस जीन्स के साथ कौन सी टी शर्ट पहननी है, कलर कॉम्बिनेशन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो कितने तरीके से आप इनकी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? भाई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कलर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप बताइए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो क्या इसका आंसर 4x3 होना चाहिए? तो मेरा पर्पज ये डिस्कस करने का कि आपको ये फील आनी चाहिए कि दे आर इंडिपेंडेंट केसेस, सो दे कैन बी डायरेक्टली मल्टीप्लाइड। आंसर इज 4x3, आंसर इज 12। आप ऐसे कर सकते हैं, टी शर्ट्स आर T1, T2, T3, T4 एंड द जीन्स आर J1, J2, J3। तो कॉम्बिनेशन बनेंगे T1, J1, T1, J2, T1, J3, then T2, J1, T2, J2, T2, J3 and so on. The answer will be 4x3. 4x3 आंसर विल बी 12। तो पहले हम इसी पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको और अच्छा करा दूं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आर द केसेस इंडिपेंडेंट। और क्या पहचान है इंडिपेंडेंट की? एक तो नाम ही काफी है इसका। दूसरी पहचान ये है कि एक इवेंट होगी दूसरे पे कोई असर नहीं डालेगी। सेकंड इवेंट होगी, इट विल नॉट अफेक्ट फर्स्ट इवेंट इन एनी केस। वो इवेंट बिल्कुल फ्री है। जैसे आपने एक डाइस को थ्रो किया, ठीक है, आपके एक फ्रेंड ने डाइस को थ्रो किया, तो आपकी डाइस के आउटकम हो सकते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और आपकी फ्रेंड ने जो डाइस थ्रो की उस पर भी आउटकम आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। पहली डाइस का आउटकम सेकंड वाले को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वेज इन दिस डाइस एग्जांपल? आपने एक डाइस को थ्रो किया, आपके फ्रेंड ने एक डाइस को थ्रो किया, कितने डिफरेंट आउटकम्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो 36 आंसर आना चाहिए। भाई आपके पास 6 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, आपके फ्रेंड के पास भी 6 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट कि दे आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे बिल्कुल असर नहीं डालते हैं। तो आंसर विल बी 6x6। सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, 36 इज द आंसर। समझ आ रहा आपको? इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। आप मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आप जितना डिटेल में परमुटेशन पढ़ेंगे, आप ये जानेंगे कि इसमें फॉर्मूले का रोल बड़ा लिमिटेड होता है। उससे ज्यादा रोल ये होता है कि इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना, और उसके बाद या तो मल्टीप्लाई करना या इसको ऐड करना। ये दोनों चीज आपको पहले से आती हैं। चैप्टर इसलिए बड़ा ट्रिकी होता है, थोड़ा चैलेंजिंग, कि इसमें गलती हो जाती है आपसे। इसमें जितनी फास्ट सही आंसर आएगा उतनी फास्ट गलती हो सकती है, तो उस गलतियों को हम अवॉइड करना है प्रैक्टिस के साथ। अच्छा, और इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है, एक और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल में कोट कर दूं ताकि फिर हमें एग्जांपल में आपको थोड़ी हेल्प मिले अगले क्वेश्चन में। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि आपको 2 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। कौन से नंबर्स? डेसिमल नंबर, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो 2 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं? पहले तो ऐसे ही बता दो आप, परमुटेशन यूज किए बिना, गिनती तो हमें सबको आती है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 2 डिजिट्स? तो 99 गलत आंसर है, करेक्ट आंसर इज 90। 91 भी गलत आंसर है। 90 बिल्कुल ठीक आंसर है। भाई 10 से आप शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? 99 तक। तो 10 to 99 देयर आर 90 नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसको गिनना नहीं चाहता, है ना, वी डोंट वांट टू डू मैनुअल काउंटिंग। तो मैं देखूंगा पहली प्लेस के पास, फर्स्ट प्लेस के पास कितनी चॉइस है जब इसको फिल करना चाहेंगे। तो आई कैन फिल दिस डिजिट विद 1, विद 2, विद 3, विद 9। जीरो से फिल नहीं कर सकता अब इसको, बिकॉज मुझे 2 डिजिट के नंबर चाहिए। तो इसके पास 9 चॉइस है। जब पहली डिजिट फिल कर दी आपने, तो सेकंड के पास इंडिपेंडेंट 10 चॉइस है, वो इस पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, इनटू 10 वेज। तो आंसर विल बी 9 into 10। तो नंबर फॉर्मेशन इस मल्टीप्लीकेशन के सबसे अच्छे एग्जांपल होते हैं। आप 3 डिजिट के नंबर बनाए, 4 डिजिट के नंबर बनाए, 5 डिजिट का नंबर बनाए, कंडीशन डाल दो नंबर पर, तो बिल्कुल सोल्व होगा क्वेश्चन। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं मैं। अब आपका नंबर 3 डिजिट का है, नंबर क्या आपका 3 डिजिट का है।
और जो लास्ट डिजिट है इट मस्ट बी इवन। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। बताइए ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे, मैनुअल काउंटिंग इसके लिए बहुत अच्छा टूल अब नहीं बचा, आपको वो सोचना पड़ेगा। पहले प्लेस के पास कितनी चॉइस है, एक ही करके बता दो। पहले प्लेस के पास कितनी चॉइस है? 9 एक्सेप्ट 0। बिल्कुल ठीक है। सेकंड प्लेस इज फ्री, इस पे कुछ भी ले लो आप। सेकंड प्लेस कैन बी टेकन इन 10 वेज, बिल्कुल फ्री है। थर्ड प्लेस के पास कितनी चॉइस है? इवन नंबर्स 0 2 4 6 8, 5 is into 5। तो आंसर विल बी 9 into 10 into 5, आंसर इज 450। तो अगर आप इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल पाते हैं तो कोई डिफिकल्टी नहीं। लास्ट प्लेस के पास 5 चॉइस होंगे बिकॉज 0 वापस से वहां आ सकता है। इस क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि वी कैन नॉट रिपीट द डिजिट्स, इट इज अंडरस्टूड इन नंबर्स फॉर्मेशन दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। 11 इज ए 11 इज ए नंबर, 22 इज ए नंबर, 44 इज ए वैलिड नंबर, तो हम रिपीट कर सकते हैं। तो लास्ट प्लेस के पास भी 5 चॉइस होंगी। तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं कि भाई लास्ट प्लेस इवन होना चाहिए, लास्ट प्लेस ओड होना चाहिए, लास्ट प्लेस 3 नहीं होना चाहिए, पहला प्लेस इससे ही शुरू होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन हम इससे डील कर सकते हैं। अच्छा, और सर क्या एग्जांपल है? जैसे यूजिंग ए बी सी हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म। 5 कैसा है लास्ट में? इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं? 5 में लिख देता हूं, 0 2 4 6 8, दीज आर 5 ways। तो एबीसी को यूज करके, वापस क्वेश्चन सुनो, यूजिंग एबीसी विदाउट रिपीटिंग देम हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल ऑफ देम। एबीसी तीनों को यूज करना है, रिपीट नहीं करना है। 3 लेटर के कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं? सो आंसर विल बी 3 into 2 into 1। भाई आपके पास 3 प्लेस वैकेंट है, 1 2 3। पहले के पास 3 चॉइस है, सेकंड के पास 2 चॉइस है, थर्ड के पास 1 चॉइस है, आंसर विल बी 6। ठीक है, और आप इसको लिख के देख सकते हैं। आंसर विल बी ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी एंड सी बी ए। और अब इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए पहले प्लेस के पास 3 चॉइस हैं, या तो ए या बी या सी। जब पहला प्लेस फिल हो जाएगा तो सेकंड के पास 2 चॉइस हैं, ईदर बी और सी। जब पहले दोनों फिल हो जाएंगे तो थर्ड के पास एक ही चॉइस बचेगी। तो आंसर विल बी 3 into 2 into 1। इसी को हम एक नया नाम देते हैं, इट इज नोन एज 3 फैक्टोरियल। ये आपने नंबर्स में पढ़ा होगा। तो अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ एबीसी को रिपीट नहीं करना, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, इसमें दक्षता रिपीट हो ही नहीं रहा। आप 6 के 6 वर्ड्स में देखिए, कभी भी किसी भी वर्ड में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ। एबीसी, एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, 6 के 6 वर्ड्स में कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। अगर आप रिपीटेशन भी अलाउ करते तो आंसर वुड हैव बीन 27, फिर आंसर बड़ा हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो अगर आप डायरेक्टली रिपीट करें 3 into 3 into 3 तो ये पावर बन जाता है। आप एक एक छोड़ के रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस तरह का नंबर। ये आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब हम इस पे क्वेश्चन ले सकते हैं, एक्चुअल क्वेश्चंस। ये क्लियर हो आपको दक्षता पॉइंट कि वी आर नॉट रिपीटिंग एनी ऑफ द डिजिट। 3 into 2 into 1 is the answer when none of the digit is repeating, none of the letter is repeating। चलिए इसे ट्राई कीजिए, बताओ कितना इसका आंसर आएगा। देखिए करेक्ट आंसर इज 648। 648 इज द करेक्ट आंसर। आप सिर्फ क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ के और सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी। काफी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एक तो शुरू में 512 शायद गलत आंसर दिया कई लोगों ने। 648 इज परफेक्ट। तो देखिए 3 डिजिट है आपके पास, 1 2 एंड 3। तो 1 को तो हमने बार कर दिया, 1 तो आएगा ही नहीं। तो आपके पास जो डिजिट बची वो बची 0 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट बची।
उसमें से पहले प्लेस पे 0 भी नहीं आएगा, तो पहले प्लेस पे 0 बार हो गया, 1 भी बार हो गया, तो देयर आर 8 वेज। इनटू रिपीटिशन कैन बी अलाउड, अगर नंबर्स में कुछ नहीं लिखा है तो इट इज अंडरस्टूड दैट रिपीटिशन इज अलाउड, बिकॉज 11, 111, 22, 44 ऑल आर वैलिड नंबर्स। तो इनटू 9 इंटू 9, यहां पे 10 क्यों नहीं आया? बिकॉज 1 को हमने बार कर दिया, 1 इज नॉट अलाउड। तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इज 648 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको इस तरह की क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं आते तो आपको परमुटेशन पूरा समझ आएगा। बहुत कम इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि कहां मल्टीप्लाई करना है और कितने केस डिक्रीज करके मल्टीप्लाई करना है। इसमें किसी को डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? किस किस का आंसर गलत था इसमें? ज्यादातर का आंसर सही था, वैसे सिर्फ सम्यक का आंसर गलत था, और हीना ने आंसर दिया था 729, ये भी गलत था। समीक्षा ने भी 512 आंसर दिया था। ठीक है, आंसर सबको क्लियर हो गया? इसका आंसर आना चाहिए 648। लास्ट डिजिट 9, लास्ट डिजिट 9 नहीं है, लास्ट डिजिट के पास 9 चॉइस है। लास्ट डिजिट कैन बी फिल्ड यूजिंग एनी ऑफ द डिजिट एक्सेप्ट 1। इट कैन बी फिल्ड विद 0 और 2 और 4 और 3 और 6 टिल 9। चलिए अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है काफी, बताओ कितना इसका आंसर आना चाहिए। इसलिए मैंने जानबूझ के चॉइस नहीं लिखी है, तो मैं देखूंगा आपके एक्चुअल आंसर कितना रहा है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स नॉट मोर देन 4000 कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4? देखिए 375 आप में से एक आंसर दिया भाग्यश्री, देन 225, 125, 257, 375 खुशबू का आंसर। 375 एक बहुत कॉमन आंसर है इस क्वेश्चन का। कनुप्रिया ने आंसर दिया 500 और वृंदा ने आंसर दिया 500 और शुभम ने आंसर दिया 500। 500 और लतिका ने भी आंसर दिया 500। 500 भी इसके कॉमन, प्रियांशी का आंसर 500 है, ये भी बहुत कॉमन रॉन्ग आंसर है इस क्वेश्चन का। फिर आता है नंबर 376, मिताली, रिया और विधि, ठीक है, ब्रजेश, प्रियांशी ने करेक्ट कर लिया आंसर, सम्यक, यश, ब्रिजू एंड हिमांशु। हिमांशु ने 500 दिया। करेक्ट आंसर है 376। एक्चुअल में क्वेश्चन कैट 2008 का है, तो इसकी जो चॉइसेस थी, चॉइसेस वर 375, 500, 370 और एक और चौथी चॉइस थी। एक्चुअल में ये 3 चॉइस तो थी, तो सही इसका आंसर होगा 375 प्लस 1। ये जो टर्म्स होती है ना, आपने वैसे रीजनिंग में पढ़ा होगा, अनिश हिमालय सर ने क्लास काफी करी है, नॉट मोर देन दिस, एटलीस्ट दिस, एट द मोस्ट दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, नॉट मोर देन 4000, लेस देन 4000, मोर देन इक्वल टू 4000, तो हमें इसको 2 बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अब इसने क्या बोला देखिए, नॉट मोर देन 4000, तो बताइए 4000 आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना 4000, तो 4000 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि बिलो 4000 कितने नंबर्स होंगे। 1, 2, 3, 4। पहले प्लेस पर 0 तो आ नहीं सकते हैं, बिकॉज हमें 4 डिजिट का नंबर चाहिए। पहले प्लेस पे 1 आ सकते हैं। पहले प्लेस पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं? वी कैन टेक 1, वी कैन टेक 2, वी कैन टेक 3। अभी 4 को छोड़ दो आप, तो फर्स्ट प्लेस के पास 3 चॉइस है, इनटू सेकंड प्लेस पे कुछ भी रखो आप, ये 3000 समथिंग ही बनेगा। सेकंड प्लेस के पास 5 चॉइस है, थर्ड के पास 5 चॉइस है, फोर्थ के पास भी 5 चॉइस है। सो 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 375। ये आंसर क्या हुआ? दीज आर द नंबर्स विच आर लेस देन 4000। 4 को तो हमने यूज ही नहीं किया पहले प्लेस पर। कई लोग गलती से पहले प्लेस पे 4 भी यूज कर लेंगे आप, तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, आंसर वुड बी 500। और उसमें आपने क्या गलती कर दी? उसमें आपने 4000 से बड़े नंबर भी काउंट कर लिए, जबकि हमें 4000 से बड़े नंबर नहीं चाहिए। वी नीड नॉट मोर देन 4000, तो 4000 इज ऑल्सो इंक्लूडिंग। तो एक नंबर और चाहिएगा 4000, तो ये तो सिंगल ही नंबर हुआ ना 4000। वन मोर, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। The answer will be 375 plus 1. This answer is 376. अच्छा, मैं बताता हूं, अगर इस चॉइस में क्वेश्चन 4 चॉइस गिवन है आपको और आपका आंसर 375 आ गया है, और कैट में एक चॉइस 376 गिवन है, तो आप ये मानेंगे ना कि आप इस पर भले 20 सेकंड एक्स्ट्रा दें, पर आप कंफर्म करेंगे कि आंसर 376 तो नहीं है। अगर 375 चॉइस ही नहीं होती, एक चॉइस होती 376, एक होती 500, एक और कुछ गलत होती 600, 700, तो फिर भी आप ठीक कर देंगे क्वेश्चन।
बट पहली चॉइस अगर 375 है, एक चॉइस 500 है, तो हो सकता है आप इसमें गलती कर दें क्वेश्चन में। और अगर ये क्वेश्चन आते हैं नॉन एमसीक्यू जिसमें आपको टाइप करना होता है आंसर, तो आपको 2 बार चेक करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, वैसे मैं इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मानता, बट ये क्वेश्चन स्कोरिंग भी नहीं है। आप खुद देखो अपना सैंपल साइज लेकर कि आप में से कितने लोगों ने इसका आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट दिया। 375 में कुछ खास मिस्टेक नहीं है कि आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा है। ठीक है, चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मुझे उम्मीद है आप गलती करेंगे इस क्वेश्चन पे। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 4 appears in the first 1000 नेचुरल नंबर्स? पहले 1000 नंबर्स आपने लिख दिए बोर्ड पर, उनमें 4 कितनी बार आएगा? तो मैंने जानबूझ के वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए पहली क्लास में जो बहुत इजी भी नहीं हो, जिन पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता हो, और जो थोड़े आपको ठीक लगे, डिफिकल्ट भी क्वेश्चन नहीं हो। ऋत्विक आंसर 280, समीक्षा आंसर 110, ऐश आंसर 300। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और, बाकी लोगों के भी एक बार आंसर आने दो। अच्छा, मैं एक पार्ट रिपीट कर दूं इसमें। इसने नहीं पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, इसने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 4 appears in these numbers. How many times the digit 4 appears in the first 1000 natural numbers? याद रखना 44 में 2 बार आएगा, 400 में 1 बार आएगा, 440 में 2 बार आपको दिखेगा 4, 844 में 2 बार दिखेगा। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। तो आप, हालांकि सबका आंसर 300 के नेबरहुड में आ रहा है, बहुत अच्छा है, और बहुतों का आंसर 300 ही आ रहा है। तो अब एक बार 300 जिनका आंसर है वो इस आर्ग्यूमेंट को वापस सुने जो मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग हाउ मेनी नंबर्स आर देयर कंटेनिंग 4, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स 4 appears in the numbers 1 to 1000। तो कुछ जगह 4 आपको 3 बार दिखेगा, कुछ जगह 4 आपको 2 बार दिखेगा, कुछ जगह 4 आपको 1 ही बार दिखेगा। तो मानसी, विधि, अनुज, सबका आंसर है चिराग, रिया, इन सबका आंसर है 300। तो कुछ ने थोड़ा करेक्शन किया है, भाग्यश्री, हिना, भूमिका, इन सबका आंसर है 290। इन्होंने शायद डबल काउंटिंग को लेस कर दिए, एक तक आंसर है 280। शुभम आंसर 389, भाग्यश्री ने फिर चेंज कर दिया आंसर, आंसर इज 390। विधि अपडेटेड द आंसर टू 280। ठीक है, थोड़ा सा टाइम और। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 300, उसको आपको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर विल बी 300। मैं बताता हूं कैसे, देखिए। इसने पूछा कि भाई हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 4 appears इन द फर्स्ट 1000 नंबर्स, मतलब पहले 1000 नंबर में मैक्सिमम 3 डिजिट्स होंगे। ऐसा 3 डिजिट के नंबर होंगे, तो आपका क्या क्या नंबर हो सकता है? एक नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 4 आएगा, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके मिडिल में 4 आएगा, मतलब 10th प्लेस 4 होगा, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे विच विल बी स्टार्टिंग विद 4। 3 तरह के नंबर आपको मिलेंगे, विच आर बिगिनिंग विद 4, इन विच मिडिल प्लेस इज 4, एंड इन सम नंबर्स यूनिट प्लेस इज 4। तो पहले मुझे देखना है ये कितने नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स कितने हैं जिनके लास्ट में 4 है। बताओ, आप सिर्फ आंसर करना जो मैं पूछ रहा हूं। इस प्लेस के पास कितनी चॉइस है? पहले प्लेस के पास कितनी चॉइस है? आप बताइए। नहीं, आप तो पूरा आंसर बता रहे हैं। पहले प्लेस के पास कितनी चॉइस है, 9 या 10? देखो गलती कर रहे हैं आप, 9 क्यों, 10 होगा ना आंसर, 10। अगर आप 0 भी लिख देंगे तो चलेगा, 004 इज ऑल्सो ए नंबर। उसने ये नहीं कहा कि 3 डिजिट का नंबर ढूंढना है, उसने कहा नंबर आपका होना चाहिए 1000 से छोटा, लेकिन उसमें 4 होना चाहिए। तो आपको बताना है 4 कितनी बार आएगा, तो उसके पास 10 तरीके हैं। तो
तो देयर आर 10 वेज इंटू 10 वेज इंटू 1, 4 तो एक ही तरीका है। दीज नंबर्स आर 100, तो 100 ऐसे नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 4 आते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बताइए वो नंबर्स कितने होंगे जिनका मिडिल प्लेस 4 है। इस प्लेस में तो कितने चांसेस, जो मैंने येलो कलर का डॉट लगाया है। इसके पास भी 10 तरीके, इसके पास भी 10 तरीके। आंसर विल बी 10 इंटू 1 इंटू 10, दिस आंसर इज ऑल्सो 100। ये बिल्कुल सही हुआ। लास्ट वाले के पास कितने तरीके हैं बताइए। शुरू में आपका 4 है, लेकिन इस प्लेस पे 10 तरीके हैं, यहां भी 10 तरीके हैं। आंसर इज 10 इंटू 10, आंसर इज 100। आप इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर विल बी 300। यहां तक बिल्कुल सही है। आप में से मैक्सिमम लोगों का आंसर भी यही था 300, जो आपने फिर बाद में अपडेट किया। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इसमें क्या रिपीटेशन हुआ है, क्या हमने ऐसे कुछ नंबर्स लिए हैं जो बार बार रिपीट कर दिए हमने। तो मैं उन नंबर्स को लिख के दिखाता हूं आपको। एक नंबर है 044। ये नंबर क्या हमने रिपीट कर दिए, यस और नो में कमेंट करें आप। क्या हमने 2 बार रिपीट कर लिया नंबर? यस, हमने इसको यहां भी गिन दिया, ऑरेंज कलर वाले में, और सेकंड वाले में भी गिन दिया है। ठीक है, तो ये नंबर 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, क्या ये नंबर 2 बार ही काउंट होना चाहिए, बिकॉज इसमें 4 2 बार आया है। भाई ये नंबर 2 बार ही गिनना चाहिए ना आपको। इससे नहीं पूछा कितने ऐसे नंबर्स हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स 4 अपीयर्स। तो इन 44 हाउ मेनी टाइम्स 4 अपीयर्स? 4 अपीयर्स 2 टाइम्स, एंड बाय डिफॉल्ट वी आर काउंटिंग 44 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन अनजाने में बिल्कुल ठीक हो रहा है, माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। समय सुना नहीं आपने पूरी लाइन। अगर आपने इसको 2 बार गलती से काउंट कर दिया है तो ये बिल्कुल ठीक है, इसको 2 बार ही गिनना चाहिए था आपको, क्योंकि 44 में 4 2 बार आते हैं। अब इसको देखिए, एक नंबर है 440। इसको हमने कितने बार गिने हैं? हमने इसको यहां भी काउंट किया, हमने इसको यहां भी काउंट किया। क्या ये 2 बार ही गिना जाना चाहिए था? बिल्कुल, ये एकदम बिल्कुल सही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 2 बार काउंट होगा इसलिए 2, बिल्कुल ठीक है, माइनस नहीं होगा। तीसरा था 444। समीक बिल्कुल सही कह रहे थे, मैंने पूरा कमेंट पढ़ा नहीं था उनका। 444 में 4 3 बार आता है, तो हम इस क्वेश्चन में इसको एक्चुअली 3 बार ही गिन रहे हैं। हम इसको पहले केस में भी गिन रहे हैं, सेकंड में भी गिन रहे हैं, 3 बार तीसरे में भी गिन रहे हैं। तो बिल्कुल सही, कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, हम इतने लकी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इतने अच्छे हों कि हम तो डाउट कर रहे हैं हमने गलत कर दिया और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक हो रहा है अपने आप ही, हमारी सारी गलती माफ हो रही है क्वेश्चन में। तो लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशली बहुत अच्छा है इस तरीके से। आंसर विल बी 300। आप मैन्युअली काउंट करेंगे तो भी इतना आंसर आएगा क्वेश्चन का। अब समझ आ गया आपको क्वेश्चन? अच्छा, अगर ये पूछा जाता, मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्वेश्चन, अगर ये पूछा जाता कितने ऐसे नंबर्स हैं, नंबर्स जिनमें 4 जरूर आपको दिखाई देते हैं, 1 से लेकर 1000 के बीच, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन विच 4 अपीयर्स? समझ गए दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस? उस केस में क्या होगा, जो 444 है वो एक ही बार काउंट होगा, 440 एक ही बार काउंट होगा। तो उसको सोल्व करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। देखो, परमुटेशन में एक बड़ी चीज सेइंग है, हम ये कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट गुड नंबर ऑफ वेज, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट बैड नंबर ऑफ वेज। आपको नहीं पता सही तरीका क्या है, तो आप उसका काउंटर सोचिए, उसका उल्टा क्या है। तो मैं इसको उल्टा सोचता हूं, मैं वो नंबर गिनूंगा जिनमें 4 बिल्कुल नहीं आता है, मतलब 4 को मैंने बैन कर दिया। आपके नंबर है 1 से लेके 1000 तक, 4 आएगा ही नहीं, तो क्या आएगा? 0 1 2 3 5 6 7 8 9, आपकी 9 डिजिट बची। पहले प्लेस पे 9 चॉइस, पहले प्लेस पर 9 चॉइस, सेकंड प्लेस पर 9 चॉइस, थर्ड प्लेस पर 9 चॉइस। ये बताओ सही लिखा है कि नहीं? 1 टू 999 में वो नंबर्स 3 डिजिट के बनाए ना आपने, वो नंबर्स जिनमें 4 आता ही नहीं है, 4 को बैन कर दिया मैंने। तो पहले प्लेस पे 0 आ सकते हैं, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 5 6 7 8 9 तक आ सकता है। 9 वेज 9 वेज 9 वेज, दिस आंसर इज 729। ठीक है, अब इसमें 000 तो आएगा नहीं, बिकॉज हमने 1 से स्टार्ट किया, लेकिन 1000 तो आएगा ना। ठीक है ऋत्विक, तो 729 कौन से नंबर्स हुए? 729 नंबर्स हुए 000 से लेकर कहां तक? 999 तक। इस लिस्ट के अंदर, जो मैंने लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर एक भी नंबर में 4 नहीं दिखना चाहिए आपको।
अब सही है, क्लियर हो गया आपको? 00 से लेकर 999 तक इतने नंबर्स होंगे। अब हमें क्या करना है, 00 को हटा देना है और इसकी जगह एक नया नंबर डाल देना है 1000। अब ठीक है, तो अब बताओ 1 से लेकर 1000 तक वो कितने नंबर्स हुए जिनमें 4 बिल्कुल नहीं आता है? जल्दी कमेंट करो। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 1000 इन विच 4 डज नॉट अपीयर? 4 बिल्कुल बैन, तो कितना हो गया? 729। अब इस 729 को 1000 में से लेस कर दो आप, तो क्या आंसर आ जाएगा? वो नंबर जिनमें 4 जरूर दिखेगा, एक बार, दो बार, तीनों बार चलेगा। तो आंसर विल बी 271। परफेक्ट आंसर है। तो ये लाइन याद रखना है, इफ यू कैन नॉट कैलकुलेट गुड नंबर ऑफ वेज, वी कैन ऑलवेज कैलकुलेट बैड नंबर ऑफ वेज। उस बात का उल्टा हम सोल्व कर देते हैं। भाई क्वेश्चन में से एक चीज तो आसान होगी, या तो वो चीज जो आपसे पूछी गई है या वो चीज जो हमसे नहीं पूछी गई है। दोनों में से आप एक भी सोल्व कर देंगे तो चल जाएगा काम, हम टोटल में से लेस कर लेंगे इसको। चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ कितना आंसर। वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही है, 648 इज द करेक्ट आंसर। तो ज्योमेट्री से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, जबकि लोग इसको ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक मानते हैं। तो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए तो हम उसको कैसे लिखेंगे? 1, 2 एंड 3। पहले प्लेस के पास 0 को छोड़कर सारी चॉइस है 9 वेज। सेकंड प्लेस के पास बताओ कितने तरीके हैं? 0 आ सकता है, 0 आ सकता है, ये वाली डिजिट नहीं आ सकती, तो उसके पास भी 9 वेज। थर्ड के पास ये वाला प्लेस नहीं आएगा, जो डिजिट यूज कर चुके ये भी नहीं आएगा, तो 8 वेज। आंसर विल बी 648 वेज। बिल्कुल ठीक है, थर्ड के पास 8 वेज आंसर आएगा। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इस पर मैं भी थोड़ा सा टॉपिक भी हमें आगे बढ़ाने, फिर इस पे क्वेश्चन वापस करेंगे। पर ये हुआ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब ये डिजिट धीरे धीरे कम हो सकती हैं, ये कम नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो चलो मैं एक कर लूं कि यूजिंग ए बी सी डी ई हाउ मेनी 5 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर? 5 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, लेटर को रिपीट नहीं करना है। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म? तो भाई पहले प्लेस के पास क्या चॉइस होगी? 5 वेज इंटू 4 वेज इंटू 3 वेज इंटू 2 वेज इंटू 1 वेज। आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल एंड दिस 5 फैक्टोरियल बिल्कुल सही है, आंसर विल बी 120। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा चलो, अब एक अगला टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा केस हो। ये क्वेश्चन ऐसा है कि देर आर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको बाद में भी कवर करेंगे हम इसको। देर आर 4 fingers and 3 different rings. There are 4 fingers and 3 different rings. In how many ways these rings can be worn into 4 fingers? तो अंगूठे में नहीं पहननी रिंग, बाकी 4 फिंगर्स में पहननी है, 3 रिंग्स हैं आपके पास, तो बताइए कितना आंसर? ठीक है, 64 बहुत कॉमन आंसर है और 120 भी कई लोगों ने आंसर दिया है। 4 फैक्टोरियल 24 भी आंसर है, ऋत्विक का आंसर है 120। देखो इसका आंसर जो 64 है ना, काफी कॉमन है बट वो गलत आंसर है, ध्यान से देखिए। और मैं बता दूंगा 64 कब आंसर होना चाहिए था। चलो पहले उसी को बता दो, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसकी जगह क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि देर आर 4 बॉक्सेस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, चारों बॉक्स अलग अलग बना दिए मैंने, और 3 आपके पास रिंग्स हैं, R1, R2, R3। क्वेश्चन होता है कि 3 डिफरेंट रिंग्स हैं, 4 बॉक्सेस में डालनी है, कितने तरीके से आप इनको बॉक्सेस में प्लेस कर सकते हैं? तो हम जानते हैं कि एक बॉक्स में एक से ज्यादा रिंग भी आ सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक रिंग 2 बॉक्स में नहीं जा सकती। तो किसके पास चॉइस है बताओ? बॉक्स के पास चॉइस है कि रिंग्स के पास चॉइसेस हैं? हम ऐसे गिन सकते हैं कि पहले बॉक्स के पास 3 चॉइस हैं, दूसरे बॉक्स के पास 3 चॉइस हैं, या पहली रिंग के पास 4 चॉइस हैं, सेकंड रिंग के पास 4 चॉइस हैं, थर्ड रिंग के पास 4 चॉइस हैं। चॉइस किसके पास है? तो चॉइस एक्चुअल में हमारे पास है। जैसे आप देखना चाहोगे क्वेश्चन वैसे दिखेगा। पहले बॉक्स के पास 3 चॉइस हो सकती हैं, ऐसे भी ठीक लगता है। पहली रिंग के पास 4 चॉइस है, ये भी ठीक लगता है। चॉइसेस वो सही है जो चेंज ना हो, मतलब अगले स्टेप में सेम होने चाहिए। जैसे पहली रिंग के पास 4 चॉइस है, उसको मान लीजिए मैंने यहां डाल दिया R1। अब सेकंड रिंग के पास अभी भी 4 चॉइस है, वो इसके साथ शेयर हो सकती है इस बॉक्स के अंदर,
तो अगर आपकी चॉइस चेंज ना हो तो वो सही तरीका होता है काउंटिंग का। अगर आप ऐसा गिनना चाहें कि पहले बॉक्स के पास 3 चॉइस है, ये लाइन ही गलत है। हो सकता है पहला बॉक्स खाली छूट जाए, हो सकता है पहले बॉक्स में 1 रिंग आए, हो सकता है पहले बॉक्स में 2 रिंग्स आए। तो पहले बॉक्स के पास ये बोलना कि 3 रिंग्स होंगी, ये गलत आंसर है। तो आपको अगर लगे कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसको चॉइस का ऑर्डर बदल दीजिए। रिंग्स के पास देखो 4 चॉइस, सेकंड के पास भी 4 चॉइस, थर्ड के पास भी 4, आंसर विल बी 64। ये आपका आंसर है जिन लोगों का आंसर 64 है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि R1 भी यहां पर है, R2 भी इसी में है और R3 भी इसी में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। 64 इज द आंसर। रिंग और फिंगर वाले केस में क्या होता है कि जब आप फिंगर के अंदर रिंग पहनते हैं तो उनका ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं चलो बनाकर दिखाता हूं छोटा सा केस। ये हमने एक फिंगर मान लिया, ठीक है। अब इसमें 3 रिंग हैं। पहली रिंग यहां हो सकती है R1, दूसरी रिंग यहां हो सकती है R2 और तीसरी रिंग यहां हो सकती है R3। तो आप बताना यस और नो, अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, R3 को सबसे नीचे, R1 को सबसे ऊपर, क्या ये डिफरेंट अरेंजमेंट माना जाएगा अंगूठी पहनने का? सिर्फ यस और नो बोलना। तो बॉक्सेस के अंदर रिंग्स को डालना अलग इवेंट होती है, पर खुद पहनना, जैसे आप सॉक्स के ऊपर शूज पहने या शूज के ऊपर सॉक्स पहने, तो अलग माना जाएगा ना क्वेश्चन। लेकिन उनको एक बॉक्स के अंदर डालें, एक शूज और एक शूज या सॉक्स को, तो वहां पे अंतर नहीं माना जाता। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिंगर वाले केस में ऑर्डर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो फिर हम हमारे पास क्या तरीका है? R1 के पास कितनी चॉइस है बताओ? R1 के पास 4 ही चॉइस है, जैसे पहले था, बिल्कुल सही है। इनटू, मान लीजिए मैंने R1 को यहां पहना दिया, ये इसने अंगूठी पहन ली, दिस इज R1। अब सोच के बताना R2 के पास कितनी चॉइस है? R2 R1 के नीचे पहनी जा सकती है, R1 के ऊपर, इस वाली फिंगर में, इस फिंगर में, इस फिंगर में। आराम से सोच के बताओ, एकदम जल्दबाजी में आंसर टिक नहीं करना। R2 के पास कितनी चॉइस है? 4 ही चॉइस रहेंगी कि चॉइस 5 हो जाएंगी? अभी भी सबका आंसर सेम नहीं आ रहा है, कुछ का आंसर 4 आ रहा है। देखो मैं मार्क करता हूं, ध्यान से देखना आप। R2 यहां हो सकते हैं, 1 2 3, R1 के ऊपर, R1 के नीचे। आप ये मत पूछना कि भाई R1 के नीचे कैसे पहने जाएगी। R1 को निकालेंगे, R2 को पहनेंगे, वापस R1 को पहनेंगे। इसने पूछा कितने तरीके से 3 रिंग्स को 4 फिंगर्स में पहना जा सकता है, तो हमें ऑर्डर से मतलब है। तो उसके पास 5 तरीके हैं, इनटू 5 वेज। इनटू, मान लीजिए आपने R2 को यहीं पहन लिया, R2, तो R3 के पास एक चॉइस और बढ़ जाएगी। कैसे? देखो, 1 2 3 4 5 6, इन दोनों के बीच में R3 आ सकती है, R2 से नीचे आ सकती है, R1 के ऊपर आ सकती है। ये क्वेश्चन मत पूछना कि भाई कैसे पहना जाएगा, ये हमारा हेडेक नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। आप R1 को निकालिए, उन दोनों के बीच में R3 पहनिए, उसके बाद R1 वापस पहनिए, बट अलग अरेंजमेंट तो होगा ना उसको करने का। तो आंसर विल बी 4 इंटू 5 इंटू 6। दिस आंसर इज 120। अच्छा, इस क्वेश्चन को याद रखना, जब हम थर्ड और फोर्थ क्लास में आ जाएंगे परमुटेशन की, तो मैं इसको 2 और तरीके से सोल्व कराऊंगा। एक तरीका तो ये है इसका, इसके 2 मेथड और हैं इससे अलग। जब आप तीनों तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इनमें बहुत अंतर समझेंगे। किसमें? इस वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इवन कई बुक्स में इसका आंसर ये लिखा होता है 4 की पावर 3 64। लेकिन बॉक्सेस के अंदर रिंग्स को डालना अलग चीज होती है और खुद उसको पहनना फिंगर्स में अलग चीज होती है, उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। समझ आ रही है अब आपको बात? भाई जैसे एक तो आपने बैग के अंदर 5 बुक्स को डाल दिए बिना ऑर्डर देखे, रैंडमली ऐसे डाल दिया। दूसरा, उन्हीं बुक्स को आपने टेबल पे रखा 1 2 3 4 5। तो इन द टेबल दिस इज एन ऑर्डर्ड ग्रुप। ऑर्डर्ड ग्रुप में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। 1 2 3 4 5 इज डिफरेंट फ्रॉम 5 4 3 2 1। लेकिन जब हमने इसको बड़े से बैग के अंदर डाल लिया है तो फिर उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये था सारा डिबेट किसके ऊपर? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, कि हम मल्टीप्लाई कब करें। जब आपके केस इंडिपेंडेंट हो तब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये क्या बोलता है देखिए, इफ टू इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होती हैं जो एक साथ कभी नहीं होती। ये कौन सी इवेंट्स है? एक्सक्लूसिव। तो इनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स हैं विच इवेंट्स या इवेंट्स विच डू नॉट हैपन टुगेदर। बस इनकी एक ही पहचान है, एक साथ नहीं हो सकती। एक इवेंट होगी, दूसरी
बंद हो जाएगी, दूसरी इवेंट होगी, पहले बिल्कुल नहीं होगी। तो इफ देयर आर टू इवेंट्स विच आर एक्सक्लूसिव एंड कैन हैपन इन m and n ways, then together these events can happen in m plus n ways। तो अगर दो इवेंट्स अलग अलग हो सकती हैं m और n तरीके से, एक साथ कभी नहीं हो सकती, तो एक साथ उनको कराने का तरीका होगा m plus n ways। ठीक है, तो या तो टुगेदर का मतलब ही कुछ नहीं हुआ, वैसे यहां पर ये अपने गलत वर्ड लिखा है। टुगेदर का मतलब होना चाहिए कि ईदर वन और टू, सही होना चाहिए, ईदर ऑफ द इवेंट विल हैपन इन m plus n ways। तो मैं उसी एग्जांपल कोट कर लेता हूं जो हमने थोड़ी देर पहले लिया था, कि आप सिटी ए से चलते हैं, फिर आप सिटी बी पर जाते हैं, ए से बी तक, फिर आप बी से सी पर जा सकते हैं, और आप सीधे भी ए से सी पे जा सकते हैं, ये भी एक रास्ता है। ठीक है, तो हम ए से बी पर जा सकते हैं, बी से हम सी पे जा सकते हैं, डायरेक्टली भी ए टू सी पे जा सकते हैं। ए से बी तक जाने के 4 तरीके हैं, बी से सी पर जाने के 2 तरीके हैं, ए से सी पे डायरेक्ट जाने के 5 तरीके हैं। तो बताइए, इन हाउ मेनी वेज यू कैन रीच फ्रॉम ए टू सी? अनुज अग्रवाल ने शायद एडिशन ठीक नहीं किया है, जल्दी बताओ। नंबर ऑफ वेज फ्रॉम ए टू सी, करेक्ट आंसर इज 13, बिल्कुल ठीक है। भाई ए टू सी जाने के 2 रास्ते हैं, या तो हम ए टू बी जाएंगे और बी टू सी जाएंगे, एक पाथ तो चूज करेंगे। दिस आंसर इज 4 into 2, आंसर इज 8 ways, और यू विल फॉलो ए डायरेक्ट लिंक फ्रॉम ए टू सी, तो दिस आंसर इज 5 ways। तो अब क्या हम ए टू सी पर और ए टू बी टू सी पे एक साथ थोड़ी जा सकते हैं? भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप ए टू बी और सी पर भी जा रहे हैं और ए सी पर भी साथ साथ आप जा रहे हैं। तो या तो आप एबीसी वाला लिंक यूज करेंगे, या आप डायरेक्टली ए टू सी रोड कनेक्ट करेंगे। तो आंसर विल बी 8 + 5, दिस आंसर इज 13। तो देखिए, अगर आप परमुटेशन में बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपको शुरू में ये भी डाउट आता है कि कहां ऐड करें, कहां मल्टीप्लाई करें, पर बड़ा आसान टेस्ट है इसका। अगर दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकती तो आप इसको ऐड करेंगे, और अगर दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती हैं तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। वापस से देख लीजिए एक बार, ए टू सी, ये इनको सिटी मान लो आप, कि ए टू सी पे जाने के, आप मान लीजिए आगरा जाना है आपको, तो आप पहले जयपुर से दिल्ली जाइए, दिल्ली से आगरा जाइए। एक तरीके जयपुर से सीधा आगरा जाइए, दूसरी रोड पकड़ लिया आपने। तो क्या आप दोनों रोड्स पे एक साथ ड्राइव कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो आप इस ऑरेंज वाले लिंक को फॉलो करेंगे, ये इस व्हाइट वाली रोड को फॉलो करेंगे। अब ए से बी तक जाने के 4 अलग अलग रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो ए से सी तक जाने के कितने तरीके हुए यूजिंग दिस पाथ एबीसी? तो ये आंसर हो जाना चाहिए 4 into 2, 8 ways। यहां तक ठीक है? तो 8 तरीके से हम जा सकते हैं अगर हम बी के रास्ते से होके जाएं। और अगर आप इस लिंक को फॉलो नहीं करते, आप डायरेक्टली ए टू सी पे जाना चाहते हैं, तो इसके 5 तरीके हैं। तो ये 5 इंटू नहीं होगा, ये अलग रास्ता है। मान लीजिए चलो और भी होता है इसमें, आगे भी हम इस एक केस और बना लेता हूं मैं। एक रास्ता और देखा मैंने कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए से पहले डी पे चले जाएं और डी से फिर वापस आप सी पे आ जाएं। ए से डी पर जाने के 2 ही तरीके हैं, और डी से सी पर जाने के भी 2 तरीके हैं। तो एक तीसरा पाथ भी आपको होगा, ए टू डी एंड डी टू सी। ये कितने तरीके होंगे? 2 into 2 ways। So total number of ways would be now 8 + 5 + 4, this answer is 17। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ कि कब हम एडिशन यूज करेंगे, कब हम मल्टीप्लीकेशन। 80% से ज्यादा क्वेश्चन आपके इन्हीं तरीके से सोल्व हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता आपको क्वेश्चंस में। चलिए अब हम आते हैं इस इतना डिस्कशन के बाद कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फिर हम किसको बोलते हैं और उसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। परम्यूट वर्ड का मतलब होता है, परम्यूट से बना है परम्यूटेशन। परम्यूट का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। जैसे 3 लोगों को बैठाना आपको एबीसी को, तो एबीसी की जगह उसको एसीबी कर दीजिए, बीसीए कर दीजिए, बीएसी कर दीजिए, सीएबी कर दीजिए, सीबीए कर दीजिए। इसको बोलते हैं परम्यूट करना। तो परम्यूटेशन का मतलब कुछ कुछ ऐसा हुआ, अगर मैं 3 वाला दिखाएं, 4 तो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ए बी सी, इसका एक परम्यूटेशन होगा ए सी बी, देन बी ए सी, देन बी सी ए, देन सी ए बी एंड सी बी ए। इनको बोलते हैं परम्यूटेशन। तो ये 6 अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन एक ही है। जैसे एक आपके कॉलेज से मान लीजिए 3 सिंगर्स का सिलेक्शन होता है, तो जो सिलेक्शन है वो कॉम्बिनेशन है कि कौन से 3 लोग आएंगे, लेकिन किस ऑर्डर में उनको परफॉर्म करना है, पहले कौन गाएगा, उसके बाद कौन गाएगा, तीसरे नंबर पे कौन गाएगा, ये परम्यूटेशन है। ठीक है, जैसे जैसे 3 लोगों को फोटोग्राफ लेना है मुझे, तो कौन से 3 लोगों के लिए जाएगा, ये कॉम्बिनेशन है। बट कितने फोटोग्राफ्स आप ले सकते हैं, वो सीधे लाइन में खड़े करके
लेफ्ट में कौन होगा, राइट में कौन होगा, मिडिल प्लेस पे कौन होगा, ये परमुटेशन है। जैसे 20 टीम से एक टूर्नामेंट में क्रिकेट का मैच कराना है आपको, तो कितने क्रिकेट के मैचेस होंगे बताइए, कॉम्बिनेशन होगा या परमुटेशन होगा? नंबर ऑफ क्रिकेट मैचेस ऑफ 20 टीम्स, कॉम्बिनेशन फॉर सी, परमुटेशन फॉर पी, ये लिख दीजिए आप इतना। तो आंसर विल बी कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही, परमुटेशन नहीं होगा। देखो ए प्लेज विद बी और बी प्लेज विद ए, सेम ही तो मैच होगा ना, ये ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया प्लेज विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया प्लेज विद इंडिया, ये सेम मैच माना जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इसलिए थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं आपको, फिर हम फॉर्मूले पर आएंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि यूजिंग एक्स वाई जेड डब्ल्यू हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग देम। तो ये क्वेश्चन परमुटेशन का हुआ कि कॉम्बिनेशन का हुआ? एक्स वाई जेड डब्ल्यू को यूज करके रिपीट किए बिना कितने वर्ड्स आप बना सकते हैं? तो आपको आंसर नहीं बताना, आपको बताना है कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। तो ये साफ साफ परमुटेशन है। ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, वाई एक्स जेड डब्ल्यू, वाई एक्स डब्ल्यू जेड, ये सब परमुटेशन होंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होगा परमुटेशन का। अच्छा, अब इसमें परमुटेशन में हमें हमारा पर्पज है कि इसका फॉर्मूला बनाया जाए ताकि हम सीधा उसको यूज कर लें। अब देखिए मान लीजिए आपके पास लेटर्स हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी, 7 लेटर्स हैं। सातों को यूज करके एक वर्ड बनाना है और रिपीट नहीं करना है। तो आंसर विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस आंसर इज 7 फैक्टोरियल। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, थोड़ी देर पहले भी हमने किया था ऐसा। आप क्वेश्चन कहते हैं नहीं, 7 में से मुझे 3 ही यूज करना है, 7 में से 3 को यूज करना है, रिपीट नहीं करना है, और मुझे एक 3 लेटर का वर्ड बनाना है। I want to make a word containing only 3 letters and the letters are different. We are not repeating any letter out of A, B, C, D, E, F, G. तो बताइए पहले प्लेस पे कितनी चॉइस है? जल्दी। 7, इसको फिल कर दिया मैंने। सेकंड पर 6 और थर्ड पे 5। ये एक्चुअल में है परमुटेशन। 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, इट इज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से इंटू भी कर दिया, तो ऊपर बन गया 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या बना, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 7 माइनस 3। ये बना 4 फैक्टोरियल जो हो जाएगा 7 माइनस 3। इसको हम बोलते हैं 7p3। तो आपने जिन लोगों ने 11-12 में मैथ्स पढ़ा है, तो परमुटेशन की स्टार्टिंग ही यहां से होती है, एनपीआर। यहां पर एन क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो कि सारे डिफरेंट है। आर क्या होता है, जितने हमें यूज करने हैं। तो हमारे क्वेश्चन में 7 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 7, उसमें से 3 आपको यूज करने हैं और एक वर्ड बनाना है, परम्यूट करना है। तो आंसर विल बी 7p3। व्हाट इज 7p3? 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। उसको आप लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली भी यूज कर लेते हैं ऐसा। मैं इसमें दोनों तरफ एरो बनाता हूं। कभी कभी इधर से इधर जाना बेनिफिशियल होता है और कभी कभी इधर से इधर जाना बेनिफिशियल होता है। वापस से देखिए दक्षता, कि 7 आपके पास लेटर्स हैं, उनमें से मुझे 3 को यूज करना है और एक 3 लेटर का वर्ड बनाना है। तो मुझे बताना है कितने वर्ड्स ऐसे बन पाएंगे। तो पहले प्लेस के पास 7 चॉइस हैं, बिकॉज 7 लेटर है आपके पास, 7 फिल कर दिया। सेकंड प्लेस पर इसको मैं रिपीट नहीं कर सकता, तो आपके पास 6 चॉइसेस हैं, और थर्ड प्लेस के पास 5 चॉइस हैं। तो आंसर आ गया 7 इंटू 6 इंटू 5। तो अगर मुझे 7 में से 3 को यूज करना है तो 3 बार इंटू करना है, सिंपल सा लॉजिक है। इसको हम थोड़ा इजी कर सकते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 को मैंने क्या किया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से डिवाइड किया। ठीक है, ऊपर हो गया 7 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 4 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 7p3। तो हमने एक एनपीआर का फॉर्मूला बना लिया है ना। अभी समीक्षा पर आएंगे हम कि कहां यूज करना है सी और कहां पर पी। तो 7p3 इज द नंबर ऑफ परमुटेशंस टेकिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। ये इसका मीनिंग हुआ। अब 7p3 को मैं सीधा कर सकता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5, ये तरीका सही है। आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए, पहले ये बना, इससे ये बना, इससे ये बना, इससे बना। लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले से तो यहीं पहुंचेंगे ना आप। अब आप देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10p3।
आंसर नहीं बताना आपको, आंसर नहीं बताना, इसका क्या मीनिंग हुआ। 10 में से 10 अलग अलग कैरेक्टर्स आपके पास, मुझे सिर्फ 3 को यूज करना है और एक वर्ड बनाना है, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, इसका एक आंसर आना चाहिए, इट इज फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8। ये आंसर आया। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां से यही यूज करते हैं। अगर आपको P3 गिवन है तो मुझे 10 के 3 फैक्टर करने हैं, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहां 3 है तो 3 बार फैक्टर करेंगे, 4 हो तो 4 बार फैक्टर करते हैं। समझ आ रहा है इतना आपको थोड़ा थोड़ा। अब बात आती है कि भाई परमुटेशन कहां यूज करें, कॉम्बिनेशन कहां यूज करें। तो सबसे आसान टेस्ट फिर बोल देता हूं मैं। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, आपके पास आपके पास 10 डिफरेंट बुक्स हैं, अलग अलग ऑथर्स की 10 बुक्स हैं आपके पास, जो आप अक्सर पढ़ते हैं। उनमें कुछ भी हो सकते हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, कोर्स की बुक हो सकती है, मैथ्स की बुक हो सकती है, 10 बुक्स हैं आपके पास। तो आपका एक क्वेश्चन आएगा, 10 बुक में से कोई भी 3 बुक निकालिए और बैग में रख दीजिए, ये क्वेश्चन है। तो आपने सिर्फ सिलेक्शन किया या उसका ऑर्डर भी चेंज किया? आप इस बात का आंसर करें कि 10 में से मैंने 3 बुक्स ली तो उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ सिलेक्शन किया। तो ये क्वेश्चन होगा कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन ओनली लुक्स आफ्टर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट किस ऑर्डर में अरेंज होंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसी का दूसरा पार्ट देखिए, 10 बुक्स में से मैंने 3 बुक्स ली और अपने 3 फ्रेंड्स को उनके बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स तो अलग अलग ही हैं सारे, किस फ्रेंड को कौन सी बुक गिफ्ट किया आपने, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अब ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का रहेगा कि परमुटेशन भी आएगा साथ में। मान लीजिए बुक्स के नाम है B1 B2 B3 B4, टाइटल तो हम क्या लिखेंगे इतने सारे। तो 3 बुक्स आपने सेलेक्ट की, B1 B3 एंड B6, और जो आपके 3 फ्रेंड्स हैं उनके नाम है X Y एंड Z। तो 3 बुक्स का सिलेक्शन ही काफी नहीं है, ये भी बताना है कि B1 आपने X को दी कि Y को दी कि Z को दी, B3 आपने X को दिया कि Y को कि Z को, और B6 आपने किसको दिया, इससे बनेगा परमुटेशन। तो खैर अभी कॉम्बिनेशन मेरी अगली स्लाइड है तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले अभी देखिए कॉम्बिनेशन का ये मतलब हुआ। अब मैं कुछ और चीज लिखता हूं, आपको आंसर बताना क्या होगा। नहीं देखिए, ये शुभम पूछ रहे हैं कि पीएनसी बहुत हो गया इसमें। जब हम परमुटेशन करेंगे तो कॉम्बिनेशन तो उसके अंदर आएगा ही आएगा भाई। जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स होंगे ही नहीं तो उनको अरेंज कैसे करोगे आप। मान लीजिए आपको 3 बुक्स को टेबल पर अरेंज करना है, तो बुक्स तो होनी चाहिए ना पहले आपके पास। तो अगर उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन परमुटेशन का बन गया। तो उसके लिए बुक्स होनी चाहिए, मतलब कॉम्बिनेशन तो उसके अंदर आएगा ही आएगा। बट एक्सक्लूसिवली जब हम ये कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ही है तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं पता नहीं क्या समझाने वाला था, आपने बुला दिया। हाँ, आप ही बताइए इसका क्या मीनिंग हुआ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5P5? आंसर नहीं बताना है, आंसर नहीं बताना है। 5P5 का एक सिंबॉलिक छोटा सा क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन होगा ये। भाग्यश्री बोल रहे हैं कि सर आज इतना ही, हाँ थोड़ी देर में थोड़ी सी और बस। 5P5 कितना आंसर, सेलेक्ट नहीं करना ना, P है P। इसका मीनिंग हुआ 5 आपके पास लेटर्स हैं, उन सबको यूज करना है, बिल्कुल सही है, ऑल ऑब्जेक्ट्स, एंड उनको परम्यूट करना है, P4 परम्यूटेशन। सेलेक्ट भी करना है पांचों को, परम्यूट भी करना है। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल। आंसर इज 120। ये ऐसा हो गया कि यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द 5 डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग देम, या यूजिंग ABCDE कितने वर्ड्स आप इससे बना सकते हैं, ये इसका मतलब हुआ। 5P5 का ये मतलब है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5P1? 5 में से एक ही ऑब्जेक्ट को चूज करना है और उसको अरेंज कर देना है। तो आंसर कितना आएगा, 5 ही आंसर आएगा। 5 बुक्स है आपके पास, कोई एक बुक निकालो टेबल पर रख दो, तो आंसर इज 1, आंसर इज 5। व्हाट इज 5P0? तो आंसर इज 1। देखिए ऐसे बोलते हैं कि परमुटेशन में कुछ नहीं करने का भी एक तरीका होता है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास 5 बुक्स हैं, कुछ मत करो, आप कोई बुक मत निकालो, कोई बुक को टेबल मत रखो। इस बात के कितने तरीके होंगे, इस बात का तो भी एक तरीका होगा। जब हम कहते हैं ना वी हैव नो चॉइस बट वन, तो आपके पास एक चॉइस तो है ना, कुछ मत करो आप। तो ये है परम्यूटेशन।
अब इसके साथ साथ मैं कॉम्बिनेशन और करा दूं, फिर आप अगली क्लास के लिए थोड़ा आसान होगा। कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस हो जाता है इसकी वजह से? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे अच्छा तो हम कैसे लिखते हैं? कॉम्बिनेशन को लिखा जाता है एनसीआर, एनपीआर की जगह। तो ये है एनपीआर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो जितने आपने परमुटेशंस किया, अगर मैं उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो ये सडनली कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ज्यादा आसान तरीका समझाने का ये वाला है। मैं इस एग्जांपल को लेता हूं ज्यादातर क्लास में, ए बी ए सी बी सी ए बी एंड सी बी ए। आप ये बताइए, जो हमने 6 परमुटेशंस लिखे हैं, क्या ये सारे एक ही कॉम्बिनेशन है या कॉम्बिनेशन भी अलग अलग है? जल्दी बताओ भाई। देयर आर 6 परमुटेशंस, तो क्या इनका कॉम्बिनेशन तो एक ही हुआ ना? 3 ही तो नंबर है एबीसी, या चलो ये नाम है एबीसी, 3 सिंगर्स हैं। तो पहले ए गाना गाएगा, फिर बी गाएगा, फिर सी गाएगा। ये पहले ए फिर सी फिर बी। तो अगर आप ये कहेंगे कि भाई किन किन लोगों ने गाना गाया, तो आप कहेंगे ए बी और सी। ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। तो हम ये देखेंगे कि जब कॉम्बिनेशन निकाला जाता है तो टोटल परमुटेशंस अपॉन 3 फैक्टोरियल, जितने भी नंबर्स हैं आपके पास। और अगर 2 ही होते सिंगर्स तो ऐसा आंसर होता है एक्स वाई एंड वाई एक्स, तो आंसर होता है 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो जितने आपके परमुटेशंस होते हैं, अगर मैं उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो वो कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर हो गया। व्हाट इज एनपीआर? एनपीआर तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इट इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। कॉम्बिनेशन में ही आर फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आता जाएगा हमेशा, बाकी सब चीजें सही है। और मैं इसका एग्जांपल भी देख लेता हूं। सपोज क्वेश्चन है 10C3, सो द आंसर इज 10P3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और 10P3 हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, ये होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो जब आपको कॉम्बिनेशन निकालना होगा तो वही आप इंटू कीजिए। पहले आप इंटू कीजिए 10 इंटू 9 इंटू 8, उसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दे, जितना भी यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं एक और लिख देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन है 10C4, आंसर विल बी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई कितना बताइए? 4 फैक्टोरियल। आंसर विल बी 210। एक छोटा नंबर लिखता हूं जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। व्हाट इज 5C2? जल्दी बताओ कैसा आंसर आएगा? 5C2 होगा 5 के पहले 2 फैक्टर्स, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। बिल्कुल ठीक है, ब्रिजेश ने आंसर गलत लिख दिया। 5 इंटू 4/2, आंसर इज 10। अब मैं एक बस लास्ट चीज यही कर रहे हैं, लास्ट स्लाइड में इसको लिख कर दिखाता हूं कि 10 आंसर आया, इसका क्या मतलब है और ये कहां दिखता है आपको। मान लीजिए आपके ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। इसमें से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर नहीं करना, सिलेक्ट करना है। तो आंसर आएगा ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, बी सी, बी डी, बी, सी डी, सी एंड डी। गिन लीजिए कितने केस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, बिल्कुल। अगर मैं इसका रिवर्स भी लिखूं साथ साथ में, चलो मैं लिख देता हूं बी ए सी बी, बी ए सी बी डी सी एंड ई डी। तो जो ग्रीन कलर में लिखा है वो येलो वाले का ठीक रिवर्स ऑर्डर है। ए बी लिखा है येलो में तो बी ए लिखा हमने ग्रीन में, ए सी आपको येलो में दिख रहा है तो सी बी हमने क्या लिखा? सी ए भी लिखा है। सॉरी, हमने गलत कर दिया ये सॉरी, थोड़ा सा गलती कर दी है। ये क्या होना चाहिए था? सी ए, और ये कितना होना चाहिए? डी ए, और ये कितना? डी बी। इसको भी थोड़ा सही कर दूं मैं। अब देखो, ए बी ए सी ए डी ए, बी ए बी सी बी डी बी, सी ए सी बी सी डी सी, डी ए डी बी डी सी डी एंड ई डी। तो आप देखेंगे हर और जो येलो कलर में लिखा है उसके काउंटर पार्ट हमने ब्लू ग्रीन में लिखा है। तो अगर परमुटेशन भी काउंट होता तो आंसर कितना होता? 10 की जगह 20। लेकिन 20 के बजाय कॉम्बिनेशन 10 क्यों हो गया? बिकॉज ए बी आएगा तो बी ए नहीं आएगा, दोनों में से एक ही तो आएगा ना। तो इन दोनों में से एक ही आएगा, सिर्फ ए बी आ गया, ये नहीं आएगा। ए सी आ गया तो सी ए नहीं आएगा। इसलिए हमने क्या आंसर कर दिया? 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई
आंसर कितना 10।